नमस्कार साथियों, आज हम लोग संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं और देखते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत उससे कैसे भिन्न है। संप्रभुता के सिद्धांत में दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं, एक ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत और दूसरा बहुलवादी सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि जो बहुलवादी सिद्धांत है वो एक प्रकार से संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिकूल उत्पन्न हुआ। राज्य में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चार तत्व होते हैं। और संप्रभुता का भाव ये होता है कि राज्य के पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे राज्य के आंतरिक और राज्य के बाह्य दोनों ही संबंधों को संचालित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब कुछ विद्वान या कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो संप्रभुता को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि संप्रभुता का निवास कहाँ पे है, संप्रभुता कहाँ पे निवास होती है। और जब संप्रभुता को हम खोजने की कोशिश करते हैं कि वो किस व्यक्ति में है, किस संस्था में है, किस जगह पे है राज्य में, तब समस्या पैदा हो जाती है और तब दो प्रकार के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण पैदा हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं मोनिस्ट थ्योरी या एकात्मक सिद्धांत, जो संप्रभुता का ऑस्टिनवादी सिद्धांत है जिस पे चर्चा हो चुकी है, जो ये मानता है कि राज्य की संप्रभुता शक्ति एक स्थान पे निवास करती है, एक व्यक्ति में निवास करती है, एक संस्था में निवास करती है। लेकिन इसके विलोम में दूसरा सिद्धांत जो बहुलवादी सिद्धांत है, वो बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक स्थान पर नहीं होती, बल्कि वो पूरे राज्य में छितरी होती है, वो पूरे राज्य में बिखरी होती है, वो पूरे राज्य में डिस्पर्स्ड होती है, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड स्थिति है संप्रभुता की या शक्ति की पूरे राज्य में निवास, उसको खोजने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं प्रोफेसर हेराल्ड जे लास्की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि द रियल रूलर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनडिस्कवरेबल, अर्थात समाज के जो वास्तविक शासक हैं उनको खोजा ही नहीं जा सकता। अर्थात वास्तविक शासक पूरे समाज में छितरे हुए हैं, कोई एक नहीं है कि साहब हम उसको खोज लें कि ये कहाँ पे संप्रभु है और कहाँ पे संप्रभुता का निवास है। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए देखें, ये जो दृष्टिकोण है ये जो बहुलवादी दृष्टिकोण है, इसकी प्रमुख प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, क्या इसकी मान्यताएं हैं, कैसे इससे लेके आगे बढ़ा जाए, कैसे ये ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत से भिन्न, इन तमाम बातों पे आज चर्चा करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो बहुलवादी हैं वो समाज में और राज्य में विभेद करते हैं और ये मानते हैं कि समाज तो पहले की स्थिति है और समाज ने एक राज्य को पैदा किया। ये भी बात अपने आप में बिल्कुल सही है। और उनका ये मानना है कि जब राज्य नहीं था तब समाज में क्या था। उनका मानना है कि तब राज्य जब नहीं था तब समाज में लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे संगठनों, संवासों, समुदायों, एसोसिएशंस का जन्म करते थे, बहुत सारे पैदा करते थे, उनका संगठन करते थे। और जब वो सारे के सारे संगठन वो बनाते थे तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य होता था कि उनको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी एक विशेष गुण की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए आपको एक फुटबॉल प्लेयर बनना है तो आपने एक फुटबॉल क्लब बना लिया, आपको संगीत का शौक है, आपने संगीत का एक क्लब बना लिया, आपको डांस का शौक है, आपको ड्रामा का शौक है, आपको कहानी लेखन का शौक है, आपको अध्यापन करने का शौक है, आपने उसके लिए एक क्लब बना लिया। तो राज्य के स्थापना से पूर्व बहुत सारे क्लब, बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे समाज होते थे जो किसी एक गुण के लिए व्यक्ति को पसंद थे या व्यक्ति उनके पास जाता था। और जब समाज में किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति पैदा हुई तो एक दूसरी आवश्यकता पैदा हुई कि समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना भी एक नीड हो गई। तो ये हुआ कि समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य का गठन किया जाए, एक ऐसी शक्ति का गठन किया जाए जो शांति और व्यवस्था कर सके। तो ये जो प्लूरलिस्ट हैं इनका ये मानना है कि राज्य जो गठित हुआ तो है तो वो राज्य, और उसको आपने कहा कि साहब आपके पास शक्ति है, लेकिन उसका भी जो मूल कैरेक्टर है वो मूल कैरेक्टर और संवासों से और समुदायों से और एसोसिएशन से कोई भिन्न नहीं है। और एसोसिएशंस भी किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए थे और राज्य भी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। इनका कहना यह है कि इसलिए राज्य भी एक एसोसिएशन ही है, एक समुदाय ही है, एक संवास है, एक संगठन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए
जो मोनोपोली ऑफ पावर एकलवादी देते हैं या संप्रभुता के ऑस्टिन सिद्धांत के पालक देते हैं, एडवोकेट्स देते हैं, वैसा कुछ राज्य के पास नहीं होता, वैसा कुछ कोई संप्रभु नहीं होता जो एक स्थान पे बैठा हुआ सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। ऐसा न कोई संप्रभु होता है और बहुलवादी उसकी संभावना को भी नकार देते हैं। उनका कहना यह है कि ये जो तमाम प्रकार के संवाद या संगठन आपको समाज में दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे संगठन या सारे के सारे जो समुदाय हैं, ये किसी न किसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इनके पास वो शक्ति आती कहाँ से है? इनका ये कहना है कि व्यक्ति जिस समुदाय के पास जाता है, मान लीजिए हम संगीत सीखने किसी समुदाय के पास जाते हैं, तो अब हम उस समुदाय के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं क्योंकि वो हमको संगीत सिखा रहा है। यदि हम किसी क्रिकेट या फुटबॉल क्लब के पास जाते हैं और वो हमको क्रिकेट या फुटबॉल सिखा रहा है, तो हम उस क्रिकेट और फुटबॉल क्लब के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। अगर हम किसी और जगह जा रहे हैं, कला सीखने जा रहे हैं, विज्ञान सीखने जा रहे हैं, ज्ञान सीखने जा रहे हैं, कुछ भी विशेष ज्ञान सीखने जा रहे हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, तो हम उस संगठन के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं। और उस संगठन से जो हमारी निष्ठाएं हो जाती हैं, वही उस संगठन को ताकत देती है। मान लीजिए 100 लोग किसी फुटबॉल क्लब के मेंबर हैं, तो वो 100 लोग उस फुटबॉल क्लब की ताकत है, वो एसोसिएशन है फुटबॉल क्लब। किसी संगीत क्लब के अगर 100 लोग मेंबर हैं, तो वो 100 लोग उस संगीत क्लब की ताकत हैं, और संगीत क्लब अपने को 100 लोगों का शक्तिशाली समूह समझता है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर संगठन के पास, इनका कहना है बहुलवादियों का, कि हर समूह के पास, हर संगठन के पास सामाजिक निष्ठाओं का कुछ तत्व होता है, और वही सामाजिक निष्ठाएं उस संगठन को, उस समाज को, उस समुदाय को शक्ति प्रदान करती हैं। तो समाज में शक्ति तो छितरी हुई है। जितने समाज हैं, जितने समुदाय हैं, पूरे समाज की निष्ठाएं विभक्त हैं, पूरे नाना प्रकार के समुदायों में बटी हुई हैं। तो राज्य केवल मोनोपोली ऑफ निष्ठा कैसे हो सकती है? राज्य के प्रति हमारी मोनोपोली ऑफ निष्ठा कैसे हो? राज्य के पास एकल निष्ठा कैसे हो सकती है? राज्य में हमारी निष्ठा राज्य के प्रति भी है, क्योंकि राज्य भी हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति करता है कि वो भी हमको शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और विकास देता है। लेकिन हमारी निष्ठाएं और भी बहुत सारे समुदायों से हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में अभिन्न योगदान करती हैं। और इस प्रकार से जितने भी संवाद हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, इन सारे के सारे संगठनों का जो शक्ति का आधार होता है वो व्यक्ति की निष्ठाएं होती हैं, और वही निष्ठाएं उस संगठन को अपना एक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। तो बहुलवादियों का मानना है कि जितने भी समुदाय हैं समाज में, उसी तरह वे सारे के सारे अपने, उनका एक व्यक्तित्व होता है, उनकी एक शक्ति होती है, और ये शक्ति इस प्रकार से पूरे समाज में छितरी होती है, अर्थात उसको एक फेडरल नेचर देती है। जैसे भारत यूनियन की हम बात करते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो बहुत सारा जो यूनियन हमारे देश में है, बहुत सारे जो राज्य हैं, हम देखते हैं कि सारी जो शक्तियां हैं राज्य की वो विभक्त होती हैं। सारे राज्य भी उन शक्तियों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं और संविधान के द्वारा वो आवंटित होती हैं। तो प्रोफेसर लास्की ने इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल टू, अर्थात चूंकि समाज का जो संरचना है वही फेडरल है, वही संघात्मक है, क्योंकि समाज में एक स्थान पर कोई ऐसा केंद्र नहीं है जहां पे कि सारी शक्ति का संकेंद्रण हो, बल्कि समाज में हजारों लाखों समुदाय होते हैं जिनमें कि व्यक्तियों की शक्तियों का बिखराव होता है। और इस प्रकार से बाय इट्स वेरी कैरेक्टर एंड वेरी नेचर द सोसाइटी इज फेडरल, एंड सिंस सोसाइटी इज फेडरल अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल टू। अथॉरिटी का भी कैरेक्टर फेडरल होना चाहिए, वो एकल नहीं हो सकता। वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का इसीलिए खंडन करते हैं। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण आती है वो इस बहुलवादियों में ये आती है कि ये कहते हैं कि देखिए, जो जितने भी राज्य है, राज्य भी एक समुदाय है, और नॉन स्टेट एसोसिएशन भी बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे भी एसोसिएशंस हैं जो कि राज्य से इतर है, राज्य से अलग हटके हैं। तो समाज में दो प्रकार के एसोसिएशंस हो गए, एक राज्य हो गया, वो राज्य भी एक एसोसिएशन है, और राज्य के अलावा बहुत सारे एसोसिएशंस हैं। तो इनका मानना ये है कि राज्य कोई सुपीरियर एसोसिएशन नहीं है, या राज्य के अलावा जो समुदाय हैं समाज में वो कोई इंफीरियर एसोसिएशन नहीं है। तो राज्य में और समाज
समाज के अन्य समुदायों में इनका मानना है कि कोई सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य केवल इस मामले में थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, थोड़ा सा और एसोसिएशन से, समुदायों से थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, थोड़ा सा सुपीरियर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो सुपीरियरिटी है उसका एक वजह ये है, और उसकी वजह ये है कि जब विभिन्न समुदायों में आपसी कोई विवाद होगा या किसी समुदाय में और उस समुदाय के किसी सदस्य में, अर्थात एसोसिएशन में और एसोसिएशन की किसी सदस्य में विवाद होगा, या किसी एसोसिएशन में और समाज के किसी अन्य नागरिक में जो गैर उसका सदस्य, जो सदस्य नहीं है उस एसोसिएशन का, विवाद होगा, या किसी भी प्रकार का समाज में विवाद होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो राज्य है वो राज्य उस शक्ति का एक प्रकार से प्रयोग करके उनके उन अंतर संबंधों को संचालित करता है, स्थापित करता है, उन विवादों को दूर करता है, उन संघर्षों का समाधान करता है। इतनी सी शक्ति राज्य को जरूर है, और यहीं से राज्य की सुपीरियरिटी को लोग समझ लेते हैं कि राज्य तो बड़ा सुपीरियर है, लेकिन नहीं, उनका कहना है बहुलवादियों का कि दिस इज जस्ट ए रोल गिवन टू द स्टेट, कि क्यों वो अस्तित्व में आया। राज्य को अस्तित्व में आने का कोई ऐसा कारण नहीं कि उसको एकदम से हम सारी शक्तियां दे दी कि साहब वो सब कुछ कर डाले, ऐसा वो कर भी नहीं सकता, और उसको अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सीमित हमने रोल दिया है कि वो समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना करे, और जितने भी अन्य समुदाय हैं, जितने भी अन्य एसोसिएशन हैं, उनको वो अपना काम करने दे। और बहुलवादियों का मानना है कि राज्य की जो ये थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी है वो इसीलिए है, इसलिए नहीं कि उसको कोई लीगल सॉवरेनिटी दी गई, लीगल पावर दी गई है कि उसको कानूनी रूप से एकदम सशक्त बना दिया गया है। उनका ये कहना है कि राज्य को जो कुछ भी थोड़ी बहुत सुपीरियरिटी है इंटर रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की दी गई है, उसके पीछे राज्य की मॉरल अपील है। लोगों को विश्वास है कि राज्य वास्तव में उनके मध्य अगर कोई विवाद होगा, समुदायों के मध्य विवाद होगा, व्यक्ति या समुदाय के मध्य विवाद होगा, समूह के मध्य विवाद होगा, तो राज्य उसको सही ढंग से उसका निपटारा करेगा। तो राज्य के प्रति ये जो दृष्टिकोण है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो कि सही ढंग से हमारे संबंधों को संचालित करेगा, ये विश्वास राज्य को सुपीरियरिटी थोड़ी देता है। लेकिन इनका बहुलवादियों का कहना है कि राज्य को कोई लीगल सुपीरियरिटी प्राप्त नहीं है। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये देते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुतावादी जो है, या ऑस्टिन के जो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि जी राज्य बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में अपने संबंधों का संचालन करने को स्वतंत्र है। लेकिन ये तर्क देते हैं बहुलवादी कि जैसे हम बाह्य संबंधों कहते हैं कि राज्य बाह्य संबंधों के संचालन में स्वतंत्र है, क्या वास्तव में ऐसा है? वो कहते हैं कि राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने में क्या यूएनओ के गाइडलाइन से प्रभावित नहीं होता है? क्या बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स और ट्रीटीज से प्रभावित नहीं होता है? क्या बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन से, इंटरनेशनल लॉ से वो प्रभावित नहीं होता है, या मनमानी ढंग से वो अपने बाह्य संबंधों का संचालन करेगा? तो जिस प्रकार से ऑस्टिन के सिद्धांत के प्रतिपादक या एडवोकेट, समर्थक ये कह के निकल जाते हैं कि राज्य तो बाह्य संबंधों का संचालन करने में स्वतंत्र है, लेकिन जब व्यावहारिक स्थिति आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से, राज्य यूनाइटेड नेशंस के तमाम समझौतों से, तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो उसके टीटीज हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, क्षेत्रीय संधियां और समझौते हैं, बाइलेटरल संधियां और समझौते हैं, उन तमाम से वो रेगुलेटेड रहता है, वो एकदम अप्रतिबंधित कोई काम नहीं कर सकता। तो बाह्य जगत में कहने को राज्य एक संप्रभु है, लेकिन जब वो वास्तविकता को आप देखते हैं तो देखते हैं कि वो बाह्य जगत में भी अपने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और वैश्विक संबंधों के संचालन करने में बहुत सारी चीजों से कंडीशनड होता है। उसी प्रकार से इनका कहना यह है कि राज्य अपने आंतरिक संबंधों के भी संचालन करने में एकदम फ्री नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे एसोसिएशंस के जो शक्तियां होती हैं, एसोसिएशन के जो संबंध होते हैं, एसोसिएशन के जो कानून होते हैं, उनका भी पालन करने के लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि उन कानूनों को राज्य ने नहीं बनाया होता है। आप अगर किसी फुटबॉल क्लब के सदस्य हैं तो फुटबॉल क्लब या क्रिकेट क्लब अपने नियम कानून बनाता है, अगर आप उन नियमों कानूनों का पालन नहीं करते हैं, यू आर आउट। तो इस प्रकार से जो
कानून व्यक्ति पालन करता है वो न केवल राज्य के कानूनों का पालन करना पड़ता है बल्कि उसको समुदाय के भी कानूनों का पालन करना पड़ता है। और इस प्रकार से राज्य भी कानून बनाता है और समुदाय भी कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। ये जरूर है कि बस राज्य के जो कानून होते हैं वो सब पर लागू होते हैं और समुदाय और एसोसिएशन के जो कानून होते हैं वो केवल उन्हीं पर लागू होते हैं जो कि उस समुदाय या एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। और इस प्रकार से ये कहते हैं कि राज्य को हम अधिक से अधिक फर्स्ट एसोसिएशन कह सकते हैं, प्रथम समुदाय कह सकते हैं, प्रथम समूह कह सकते हैं, प्रथम समाज कह सकते हैं किसी समाज में या लेकिन राज्य को हम केवल संप्रभु समुदाय नहीं कह सकते कि जिससे कि और सारे समुदाय जो है उनकी स्टेटस इंफीरियर हो जाती है। हाँ, ये चीज इनकी बड़ी अच्छी है बहुलवादियों की कि ये जो अराजकतावादी हैं इनसे इनका दृष्टिकोण भिन्न है। अराजकतावादी राज्य को तो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं, कहते हैं नहीं साहब, नो स्टेट इज नीडेड, द पीपल विल टेक केयर ऑफ इट देमसेल्व्स। लोगों के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य हट जाएगा तो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन बहुलवादी कहते हैं नहीं, राज्य को होना चाहिए, लेकिन राज्य होने के साथ साथ राज्य को ये महसूस होना चाहिए कि राज्य कोई एक संप्रभु संस्था नहीं है बल्कि राज्य एसोसिएशंस की तरह से ही उसका व्यक्तित्व है, चरित्र है और उसी तरह से उसको व्यवहार करना चाहिए। वो एक ब्रोकर की तरह से होता है जो कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में, इंडिविजुअल और एसोसिएशन के बीच में, एसोसिएशन और एसोसिएशन के बीच में, एसोसिएशन और राज्य के बीच में संबंधों को परिभाषित करता है, उनको नियमित करता है और उसके लिए कोई लीगल रिकॉग्निशन की आवश्यकता उसको नहीं होती है, बल्कि वो ठीक है, उसका एक दायित्व है और बहुत सारी चीज इस पे डिपेंड करती है कि सामाजिक मान्यता क्या है राज्य के बारे में। राज्य के बारे में लोग यही मानते हैं कि हाँ भाई, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए राज्य आया है और उस पर्पस को उसे पूरे करने का पूरा अधिकार है। तो इसमें खास बात यह है कि जो बहुलवादी हैं वो सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और सॉवरेनिटी ऑफ लॉ में एक डिफरेंस मेंटेन करते हैं। ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को वो अस्वीकार करते हैं बहुलवादी, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ लॉ को, जिस लॉ को राज्य ने बनाया है उसको वो स्वीकार करते हैं। सॉवरेनिटी ऑफ लॉ को स्वीकार करते हैं। आप पूछेंगे साहब ये तो कंट्राडिक्शन है। हाँ, कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉ जब बन जाता है तो वही लॉ न केवल एसोसिएशंस को रेगुलेट करता है बल्कि वो राज्य को भी रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से राज्य कानून बनाता है, इतना तो सही है, और वो कानून सबको मानना पड़ता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो कानून फिर राज्य को भी मानना पड़ता है। जब तक एक कानून बन गया तो बनाया राज्य ने, लेकिन उस कानून को न केवल एसोसिएशंस को मानना जरूरी है बल्कि उसको राज्य को मानना जरूरी है। अगर आप भारत में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखें, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों को आप देखें तो आपको बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे मुकदमे जो हैं भारत राज्य के, यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध होते हैं और इस प्रकार से ये प्रमाणित होता है कि यूनियन ऑफ इंडिया को भी कानूनों का उसी प्रकार से पालन करना पड़ता है जिस प्रकार से कि किसी भी व्यक्ति को कानूनों का पालन करना पड़ता है। अब ये सारा मसला शुरू कैसे हुआ, जल्दी से इस पे निगाह डाल लेते हैं और फिर थोड़ी आलोचना इसकी देख लेते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो बहुलवादी दृष्टिकोण है ये हीगलवाद के विरुद्ध एक प्रकार का थ्योरेटिकल रिएक्शन है, सैद्धांतिक प्रतिक्रिया है। हीगलवाद में आपने क्या देखा था? हीगलवाद में आपने देखा था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हीगल ने अपना जो दर्शन दिया उसमें क्या था? उसमें एक प्रकार से डिवाइन स्टेट की परिकल्पना की गई थी कि राज्य एक आदर्शवादी संस्था है, अर्थात स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, ये ऐसा हीगल बोलता है। तो अब अगर राज्य ईश्वरीय है तो फिर तो सब कहानी खत्म हो जाती है, फिर तो आप उसके विरुद्ध जा ही नहीं सकते। तो ये जो थ्योरेटिकल एजम्पशन था कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात राज्य को एक डिवाइन स्टेटस प्रदान कर देना जिससे कि राज्य का आप कोई विरोध ही नहीं कर सकते हैं, इसी का एक्सटेंशन था ऑस्टिन की लीगल थियरी। ऑस्टिन की लीगल थियरी भी उसी समय जन्म हुई, 19वीं शताब्दी के मध्य में आप देख रहे हैं। तो ऑस्टिन की लीगल थियरी भी यही कहती है कि भाई एक सॉवरेन होता है जो लीगल सॉवरेन होता है। तो हीगलवाद का जो फिलोसॉफिकल एक्सटेंशन है वो आपको ऑस्टिन की थियरी में दिखाई देता है और ऑस्टिन की थियरी की मान्यता के विरुद्ध, हीगलवाद के विरुद्ध ये जो है ये बहुलवाद का जन्म हुआ। जर्मनी में ऑटो वॉन गियर और इंग्लैंड में एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड ने इसकी शुरुआत की 19वीं शताब्दी के अंत में, और उन्होंने ये कहा
कि नहीं राज्य कोई संप्रभु संस्था वगैरह नहीं है और राज्य को बिल्कुल वही रोल असाइंड है कि वो विभिन्न जो गिल्ड्स हैं, विभिन्न एसोसिएशंस हैं समाज में, विभिन्न जो संवाद हैं उनके बीच में वो एक समायोजन का कार्य कर सकता है। उसके बाद फ्रांस में आप लियोन ड्यूगी को देखते हैं, हॉलैंड में क्रैब को देखते हैं, इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी में लिंडसे हैं, कोल हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, इनको तमाम बैंड ऑफ प्लूरलिस्ट है जो कि कहते हैं। और लास्की तो यहाँ तक नाराज हैं संप्रभुता के सिद्धांत से कि उनका कहना है कि ये मानवता के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बहुत ही शुभ दिन होगा जबकि संप्रभुता की अवधारणा को ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो लास्की इसके बहुत ही प्रबल विरोधी रहे हैं, ग्रेट प्लूरलिस्ट, और वो संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत के इस पूरी सिद्धांत के ऑस्टिनियन थियरी के बहुत ही विरोध में रहे और प्लूरलिज्म के बहुत ही प्रबल समर्थक रहे। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी हमको देखना चाहिए कि बहुलवाद की क्या आलोचनाएं की जा सकती हैं। अब देखिए, बहुलवाद में जो ये माना गया है कि राज्य अन्य एसोसिएशंस की भी तरह है, तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर वो राज्य और एसोसिएशंस की तरह से होता और संवासों की तरह से होता तो फिर उसको एक संवास और दूसरे संवास के बद्ध संबंधों का रेगुलेशन करने का जो अधिकार दे दिया गया है जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था और संतुलन बना रहे, ये सडनली उस इक्वालिटी से उसको ऊपर ले जाता है। वो भाई आप अगर इस बात के, जैसे रेफरी है किसी मैच का, तो रेफरी में दो प्लेयर कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन रेफरी की बात तो उनको माननी पड़ेगी। रेफरी जब कह देगा कि दिस इज ए फाउल, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज ए फाउल। उनको कहता है, रेफरी को बोलना पड़ेगा कि ये पॉइंट इसका है, तो वो पॉइंट उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो रेफरी इज ऑलवेज सुपीरियर, इज एन आर्बिटर। रेफरी की बात को वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, तो नेचुरली वो रेफरी के अंडर में आ गए ना। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्थिति में इनको बहुलवादियों की बात को स्वीकार किया जाए तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि फिर भी वो रेफरी की स्थिति दे रहे हैं राज्य को, और जब रेफरी की स्थिति दे रहे हैं तो सर्टेनली राज्य इज नॉट इक्वल टू एनी एसोसिएशन। ये पहली आलोचना। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जब रेगुलेट करता है एसोसिएशंस के संबंधों को तो हवा में तो नहीं कर सकता, रेफरी के पास थोड़ी पावर होती है। उसी प्रकार से स्टेट के पास भी पावर होती है और उस पावर का प्रयोग वो फोर्स के रूप में भी कर लेता है। अर्थात स्टेट कैन कोअर्स इंडिविजुअल्स, स्टेट कैन कोअर्स द एसोसिएशन। राज्य जो है व्यक्ति को, राज्य समूहों को, एसोसिएशंस को के साथ जबरदस्ती कर सकता है, उनके शक्ति प्रयोग कर सकता है उनके विरुद्ध, और शक्ति प्रयोग करके उनको इस बात के लिए विवश कर सकता है कि वो राज्य की आज्ञा का पालन करें, राज्य के कानूनों का की पालन करें। ये चीज और किसी एसोसिएशन के पास नहीं है, ये राज्य के पास है। तो ये दूसरी आलोचना की जाती है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका बड़ा सीमित दायरा होता है, 10, 20, 50, 100, 200 जो उनके मेंबरान हैं, लेकिन राज्य तो पूरी जनसंख्या के लिए कानून बना सकता है। तो एसोसिएशन का बड़ा सीमित दायरा होता है, राज्य का पूरा समाज ही उसका दायरा होता है। और जाहिर है कि अगर बहुलवादियों की बात को मान लिया जाए कि भाई राज्य भी केवल एक संवास है, एसोसिएशन है और एसोसिएशन की तरह से, तब तो पूरे समाज में एनार्की पैदा हो जाएगी, कोई बात मानेगा ही नहीं राज्य की, सब लोग अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग बजाएंगे। तो ऐसे में तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के हमको पूरा जो प्लूरलिस्ट दर्शन है उसमें एक कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, और वो कंट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ तो बहुलवादी राज्य को एसोसिएशंस के बराबरी का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उसको विभिन्न एसोसिएशंस के मध्य एक आर्बिटर का, एक हस्तक्षेप का, एक न्यायाधीश की भूमिका देके उसकी पद को एसोसिएशन से ऊपर कर देते हैं। ये फंडामेंटल कंट्राडिक्शन है। तो आशा है कि बहुलवाद के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा में आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर इस संबंध में फिर भी कोई शंकाएं हों, कोई आपके विचार हों, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। Thank you so much.